आइए डॉक्टर पाटनी से सुने उन सारे सवालों के जवाब जिनके माध्यम से हम मंच पर या दूसरों के सामने अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेंगे। डॉक्टर पाटनी, प्रभावी बोलने या अच्छा भाषण देने की कला सीखना क्यों आवश्यक है? नमस्कार साथियों। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं आपको इस सीडी का उद्देश्य बताना चाहता हूं। जब प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों के मन में प्रभावी बोलने की कला न आने की वजह से हीन भावना आ जाती है और वह हीन भावना उनकी तरक्की की, उनकी सफलता की राह में बाधा बन जाती है, तो मुझे बेहद दुख होता है। और अफसोस इस बात का है कि लाखों लोग इस कमी की वजह से मन में निराशा और कुंठा पाले बैठे और अपने वर्तमान और अपने भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप समझते हैं कि आपको जीवन में कभी समूह के सामने या मंच पर कोई भी प्रस्तुति देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आप सोचते हैं कि आपको कभी भी अपने विचार या अपनी योजना दूसरों के सामने रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोचते हैं। यदि आप सोचते हैं कि भाषण या बातचीत की कला सीखी नहीं जा सकती, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। रिसर्च द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि यह कला जन्मजात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली संबोधन और प्रस्तुति की कला सीखकर एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा ओरेटर बन सकता है। यदि आपको यकीन न हो तो इस सीडी को ध्यान से सुनिए। इसके साथ मेरी किताब सफल वक्ता सफल व्यक्ति को पढ़िए और इनमें बताई गई तकनीकों पर अमल कीजिए और फिर स्वयं के भीतर फर्क देखिए। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आप तुरंत ही राजनीतिज्ञों जैसा लच्छेदार भाषण दे पाएंगे, लेकिन यह तय है कि हम और आप मिलकर आपका भय, झिझक और तनाव जरूर हटा देंगे। लेकिन इस सीडी को सुनने के पहले कुछ बातें जान लें। कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग कोई हल्का फुल्का विषय नहीं। यह एक बहुत गंभीर और गहन चिंतन वाला विषय है। और यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हो और यदि आपका कोई ऐसा व्यवसाय या कार्य क्षेत्र है जहां बोलने की कला का बहुत ज्यादा महत्व है, तो फिर तो यह विषय आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस पूरी सीडी को ध्यान से सुनिए, कई बार सुनिए। इन सारे उदाहरणों की रिहर्सल सफल वक्ता सफल व्यक्ति से कीजिए और अपने कार्य क्षेत्रों में और बोलने के अन्य अवसरों पर उनका उपयोग कीजिए। प्रभावी बोलना एक महासागर है। उसे चंद शब्दों में या चंद पन्नों में समेटना एक कठिन और लगभग असंभव सा कार्य। लेकिन इस सीडी में मैं आपको वो टिप्स दे रहा हूं जिन टिप्स से आप बोलने की कला के नियम सीख पाएंगे। और फिर यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि उन नियमों का आप कैसे उपयोग करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय भी होंगे जो शायद आपको सीधे सीधे उपयोग में नहीं आएंगे, लेकिन किस शैली का कब काम पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। इस सीडी को और सफल वक्ता सफल व्यक्ति को केवल आप मूल गाइडलाइंस और मूल नियम समझने के लिए प्रयोग में लाइए। अपनी बुद्धि लगाइए, अपनी स्वाभाविक शैली डेवलप कीजिए और फिर देखिए कि चाहे एक से सामना हो या हजारों से, कहीं भी
कभी भी और कैसी भी परिस्थिति हो, आप आत्मविश्वास से अपनी बात रख पाएंगे। आप कभी भी वक्तृत्व कला मंच या माइक के डर से हताश नहीं होंगे। मैं एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब दूंगा और मेरे हर सवाल का जवाब वक्तृत्व कला की एक नई विधा को, एक नए पहलू को आपके सामने पेश करेगा। जो भी आपके उपयोग का हो, ग्रहण कर लीजिए। थोड़ी बोझिल है ये सीडी क्योंकि गंभीर है, लेकिन फिर भी मेरी कार्यशालाओं में मेरे छात्र सबसे ज्यादा इसी सीडी को पसंद करते हैं, क्योंकि एक किताब और एक सीडी का रेयर कॉम्बिनेशन, प्रैक्टिकल और थ्योरी का शानदार संयोजन, प्रभावी बोलने की कला, प्रभावी संप्रेषण की कला, बातचीत की कला, प्रस्तुति की कला, मंच पर कैसे खड़े हों, क्या कहें, कैसे कहें, कब कहें, क्या पहने, कैसे हाव भाव हों, कैसे प्रभावित करें, कैसे श्रोताओं को जीतें, सब कुछ हमने इन सीडीज में समेट दिया है। एक एक उत्तर ध्यान से सुनते जाइए और अपने काम की बातें निकालते जाइए। तो इसी के साथ आप सुनिए उन सवालों के जवाब जो सबसे ज्यादा सुनने वालों के मन में उठते हैं। उन सवालों को सहज कर लाने के लिए मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन 20 सवालों को उन्होंने सहेजा और उन 20 सवालों के जवाबों के माध्यम से प्रभावी बोलने की कला के महासागर से कुछ बहुमूल्य मोती, कुछ कीमती विचार और शानदार समाधान आज आप पाएंगे। अच्छा बोलने की इच्छा रखने वालों का मैं स्वागत करता हूं। यह सवाल कि प्रभावी बोलने या अच्छा भाषण देने की कला सीखना क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दूसरे पहलू से आपको इस विषय पर कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों समान योग्यता वाले एक शिक्षक के पास छात्र नहीं होते और दूसरे शिक्षक के यहां भीड़ होती है? क्यों एक सेल्समैन उन्हीं साधनों से बिक्री के तमाम लक्ष्य प्राप्त करता है और दूसरा असफल हो जाता है? क्यों एक MBA डिग्रीधारी को इंटरव्यू के बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है और दूसरे को निराशा हाथ लगती है? क्यों एक गुरु का लाखों भक्त इंतजार करते हैं और दूसरे गुरु को भक्तों का इंतजार होता है? क्यों समान डिग्री वाला एक डॉक्टर मरीजों में बेहद लोकप्रिय होता है और दूसरा अलोकप्रिय होता है? क्यों एक छात्र ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में घबराहट की वजह से फेल हो जाता है और दूसरा छात्र प्रश्नकर्ताओं का दिल जीत लेता है? आखिर एक जैसे डिग्री और योग्यता होने पर सफलता में इतना बड़ा फर्क कैसे पैदा हो जाता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी जो औपचारिक शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, वह सफलता की गारंटी नहीं। तो फिर जीतने के लिए कौन सा गुण चाहिए? महान वक्ता डेल कार्नेगी कहते हैं कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच यह फर्क पैदा होता है प्रभावी बोलने की कला से और स्वयं को सटीक रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता से, चाहे सामना एक से हो या हजारों से। जो व्यक्ति बिना झिझक, भय और डर के अपनी बात रखने का साहस करता है, वही आम लोगों की भीड़ से अलग हटकर सफलता प्राप्त करता है। और किन क्षेत्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है? तो मैं उल्टा आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि किन क्षेत्रों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय मौन रहने के। यदि हम सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें बोलने की कला आनी चाहिए। यदि हम धर्म गुरुओं या प्रचारकों की बात करें तो भक्तों को राह दिखाने के लिए उनके शब्द प्रभावशाली होने चाहिए। यदि हम एक नेटवर्किंग व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति की बात करें तो ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए उसके शब्द सटीक होने चाहिए। यदि हम एक सेल्समैन की बात करें
तो उत्पाद बेचना तो पूरी तरह से शब्दों की कला है। यदि हम एक अधिकारी की बात करें तो रिपोर्ट प्रस्तुति और मीटिंग्स में रात दिन सबको बोलना होता है। यदि हम मैनेजर की बात करें तो चाहे अधीनस्थों को प्रेरणा देनी हो, चाहे सीनियर्स को रिपोर्टिंग करना हो, शब्दों का महत्व हर जगह है। यदि हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो क्लाइंट को संतुष्ट करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम शिक्षक की बात करें तो छात्रों को अपनी बात समझाने के लिए शिक्षकों को बोलने की कला आनी चाहिए। यदि हम छात्रों की बात करें तो जीवन में आगे जो भी वो भूमिका निभाएंगे, हर उस भूमिका के लिए शब्दों की आवश्यकता होगी। और छात्र जीवन में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन तो पूरी तरीके से अच्छे वक्ता ही जीत पाते हैं। यदि हम एक एंकर की बात करें तो मन संचालन शब्दों का खेल है। यदि हम कलाकार की बात करें तो श्रोताओं का दिल जीतने के लिए शब्द संयोजन सही होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मुझे कोई ऐसा क्षेत्र बता सकते हैं जहां बोलने की कला का महत्व नहीं हो? आपकी यह सीडी सुनने वालों के लिए किस प्रकार मददगार साबित होगी और वे इसकी सहायता से बोलने की क्षमता में कैसे सुधार ला सकते हैं? यह सीडी बहुत ही खास रूप में आपके सामने पेश की जा रही है। मेरी किताब सफल वक्ता सफल व्यक्ति जब पूरे देश में रिलीज हुई, हजारों पाठकों के प्रशंसा भरे पत्र और टेलीफोन कॉल्स मेरे पास आए। एक सवाल जो बहुत सारे पाठकों ने बहुत बार पूछा, हमें यह तो समझ आ गया कि भाषण की तैयारी कैसी करनी चाहिए, हमें यह तो समझ आ गया कि किसी भी प्रस्तुति में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसे बोलते वक्त वह प्रभाव कैसे लाएंगे? कैसे पता चलेगा कि जो पुस्तक पढ़कर हम बोल रहे हैं वह प्रभावशाली है कि नहीं? उनका यह सवाल मुझे भी बहुत वाजिब लगा, क्योंकि यदि मैं आपको एक भाषण लिखकर दे दूं, एक सुंदर सी प्रस्तुति लिखकर दे दूं, लेकिन यदि आप बोलते वक्त उतने प्रभावशाली नहीं हो पाए तो सुंदर से सुंदर पंक्तियां भी उतनी गहराई और उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगी। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा सीडी लाया जाए जिसमें सिर्फ आपके ही सवालों के जवाब हो और वो जवाब बिल्कुल ऐसे चलें जैसे कि आप एक किताब पढ़ रहे हो। यह विश्व में अपने किस्म का अनूठा प्रयोग है। इसमें हम एक किताब में साथ साथ चलेंगे। आप अपने हाथों में इस किताब को ले सकते हैं और भाषण की रिहर्सल कर सकते हैं। क्या बोलना है वह किताब से पढ़िए और कैसे बोलना है यह सीडी से सुनिए। जहां तक मैं जानता हूं, शायद प्रभावी बोलने की कला की दुनिया में यह सबसे अनूठे प्रयोगों में से एक है। और यदि आपको पढ़ने के लिए एक प्रेजेंटेशन है और बोलने के लिए एक सीडी है तो इससे ज्यादा कंप्लीट पैकेज और कुछ नहीं हो सकता। अक्सर लोगों के मन में मंच, माइक और श्रोताओं का भय होता है। इस भय की वजह से वे मंच पर नहीं जाते। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों के मन में मंच, माइक और श्रोताओं का बहुत ज्यादा भय होता है और सबसे पहले हम इसी भय पर चर्चा करते हैं। एक सामान्य प्रवचन की तरह सुनने की बजाय इनकी गहराई में आप मेरे साथ आइए और देखिए कि आप क्या खोते हैं और क्या पाते हैं। श्रोता आपको हमेशा सफल होते देखना चाहता है, असफल नहीं। आप जब भी कहीं आमंत्रित किए जाते हैं या आप आगे बढ़कर कोई दायित्व हाथ में लेते हैं तो अधिकांश सुनने वाले चाहते हैं कि आप सफल हो। जो स्वयं मंच पर बोलने से घबराते हैं वे भी आपकी सफलता में अपनी विजय देखते हैं, क्योंकि आप उनकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं। जो मंच पर हमेशा बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं वो भी आपके दौर से कभी ना कभी गुजर चुके होते हैं, इसलिए वो भी आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। जब सारे श्रोता आपको सफल होते देखना चाहते हैं, कोई आपको असफल नहीं होते देखना चाहता, तो फिर तनाव किस लिए? एक ऐसी बात आपको बताना चाहूंगा जो हम सब जानते हैं फिर भी अधिकांश लोग नहीं जानते। आपकी तैयारी कितनी, आपके भाषण में कितने तथ्य हैं, कितनी कहावतें हैं, कितने महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं।
क्योंकि भाषण आपने तैयार किया। भाषण का कोई बड़ा हिस्सा आप भूल भी गए तो मुझे बताइए कि क्या फर्क पड़ेगा। कोई तथ्य या कहानी माइक पर आप भूल भी गए तो यह तो सिर्फ आपको पता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना भी याद रहे उतनी बात प्रभावशाली रूप से कहें। जो भूल गए सो भूल गए, अगली बार अवश्य आप उसे याद रख पाएंगे। यदि आपको बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया और आप सिर्फ 6 मिनट ही उपयोग कर पाए तो बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि आप उन लोगों से अच्छे हैं जो माइक पर जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और दूसरों का भी समय छीन लेते हैं। और क्या आप किसी ऐसे वक्ता को जानते हैं जो कभी असफल नहीं हुआ? इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी माइक से डरा ना हो, जिसका गला ना सूखा हो। और आप भी जबरदस्त वक्ता बनने के पहले उस दौर से अवश्य गुजरेंगे। असफलताओं से मत घबराइए। हर सफल व्यक्ति की कहानी में बहुत सारी असफलताएं लिखी होती। और आपको तो मंच पर जाकर हड़बड़ा जाने का भी अधिकार है। आपको घबराने का और शब्द भूल जाने का भी पूरा अधिकार है। आपको कागज से देखकर अपनी बात कहने का हक है। आपको चेहरे पर डर के भाव लाने का हक है। अपनी हृदय गति तेज कर देने का हक है। और ये सारे हक आपको इस नाते मिले हैं क्योंकि आपने तैयारी की थी। आपने मंच पर जाने का साहस किया। आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे हैं जो वहां जाने का साहस ही नहीं कर पाते। ना तो कोई अगली बार आपको माइक के सामने अपनी बात कहने से रोक सकता है और ना ही एक खराब स्पीच देने पर कोई आपको सजा दे सकता है। और थोड़ी गड़बड़ भी हुई तो की फर्क पैंदा, अगली बार प्रयास कीजिए। मंच पर बिना बोले हम रह कैसे सकते? हम सोचें, यदि यह कला हम सीख लें तो जो जीवन भर पाएंगे वह महत्वपूर्ण है या जो पल भर खोएंगे वह? गहराई से सोचिए। यदि आपको अपनी बात जबरदस्त रूप से भीड़ के सामने कह पाने की लालसा है और यदि आप में अपने भाषण से और अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता आ जाए तो आप अपने कार्य क्षेत्र में और समाज में कितनी ऊंची पदवी पर होंगे। आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन कहां से कहां निकल जाएगा। सोचिए, यदि आपके अंदर आपके विचार और आपके उत्पाद विक्रय करने की असाधारण क्षमता आ जाए, आपकी बातें किसी का भी दिल जीत सके, तो आपका बैंक बैलेंस कहां होगा? लोग आपका आदर करेंगे, परिवार में आपकी विशिष्ट प्रतिष्ठा होगी और आपके बच्चे बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहेंगे। क्या थोड़े से तनाव के डर से यह सब कुछ आप खो देंगे? क्या आप जीवन भर समृद्धि और प्रतिष्ठा नहीं पाना चाहेंगे? यदि आप बोलने की कला से अपने व्यापार में और अपने व्यवसाय में असाधारण तरक्की करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस सीडी को ध्यान से सुनिए। जगह जगह जो मैं भाषण शब्द का उपयोग कर रहा हूं वह भाषण शब्द स्पीच का अर्थ है। किसी भी किस्म की प्रस्तुति, चाहे आपको ऑफिस में बोलना हो, चाहे आपको समाज में बोलना हो, चाहे आपको परिवार में बोलना हो, चाहे आपको संस्था में बोलना हो, आप इन मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखकर माइक, मंच और भीड़ का भय अवश्य अपने दिमाग और हृदय से हटा पाएंगे, यह मेरा विश्वास है। डॉक्टर पाटनी, आपके अनुसार पब्लिक स्पीकिंग में असफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यदि कहीं स्पीच देनी हो, ऑफिस में कोई मीटिंग हो या कोई भी प्रेजेंटेशन हो, उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? अधिकांश वक्ता इसलिए असफल होते हैं क्योंकि अक्सर प्रेजेंटेशन के पहले उनकी जानकारी अधूरी होती है। अधूरी जानकारी के आधार पर अधूरा भाषण तैयार करते हैं। जहां जा रहे हैं वहां के बारे में पूरा ज्ञान न होने से मन में भय रहता है और आत्मविश्वास की कमी रहती। कुछ सवाल पूछिए, कुछ सवालों की जानकारी आयोजकों से लीजिए, कुछ सवालों की जानकारी स्वयं जुटाइए। जिस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? ऑफिस में मीटिंग है, संगीत समारोह है, देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम है, महिला समाज या बच्चों का कार्यक्रम है, आपकी जो भी तैयारी होगी वह उस कार्यक्रम के अनुसार होगी। कार्यक्रम की तिथि और समय क्या है? कार्यक्रम की तारीख और समय की पूर्व जानकारी लीजिए ताकि उस दिन आप अपनी अन्य व्यस्तताओं को कम करके मानसिक और शारीरिक तौर पर तनाव मुक्त रहें। साथ ही आपको यह भी पता रहे कि तैयारी करने के लिए आपके पास कितने दिन बचे हैं। कार्यक्रम स्थल कहां है? एक एयर कंडीशनड हॉल है, बस्ती का नुक्कड़ है, खुला मैदान है, गांव की चौपाल है। जहां आप जा रहे हैं
उसके अनुरूप आपकी वेशभूषा और भाषण सामग्री होगी, उसके अनुरूप ही आपकी तैयारी होगी। कार्यक्रम में आप वक्ता के रूप में क्यों हैं? क्या वह एक प्रतियोगिता है जिसमें आपने स्वयं हिस्सा लिया है? क्या आपको उन लोगों ने विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया है? क्या आप उस विषय के विशेषज्ञ हैं? आपको जिस भूमिका हेतु आमंत्रित किया गया है, आपको उस भूमिका का निर्वहन करना होगा, और इसके लिए सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि आपकी भूमिका क्या है। श्रोता कौन है? जिस प्रकार के श्रोता होंगे आपके भाषण में, आपके स्पीच में, आपके प्रेजेंटेशन में हमेशा वैसी ही सामग्री हो। उनकी आयु क्या है? बच्चों और वृद्धों के कार्यक्रम में हम एक जैसी बात नहीं कर सकते। बच्चों के कार्यक्रम में आपके जो भी स्पीचेस होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगे, वो हल्के फुल्के होंगे, मनोरंजक होंगे, और वृद्धों के कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक और तथ्य परक बातें होंगी, लॉजिकल बातें होंगी। बच्चे लाइट मूडेड टॉक्स पसंद करते हैं, बड़ों को इकोनॉमिक, सोशल, कंज्यूमर ऐसे विषय पसंद आते हैं। उनका शैक्षणिक स्तर क्या है? वो मिडिल या हाई स्कूल तक शिक्षित है या पोस्ट ग्रेजुएट और अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं? श्रोता महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान? यदि श्रोताओं में घरेलू महिलाएं ज्यादा है और आप बेहद तकनीकी भाषण दे रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आधी महिलाएं वहां से उठकर चली जाएगी। श्रोताओं का आर्थिक स्तर क्या है? आप गांव के श्रोताओं के बीच मर्सिडीज बेंच की बातें नहीं कर सकते। आप बहुत उच्च स्तर के श्रोताओं के बीच बहुत छोटी बातें नहीं कर सकते। जैसे श्रोता होंगे वैसे ही आपकी बातें होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपनी बात कहने के लिए कितना समय दिया गया है। अच्छा भाषण वह होता है जिसमें कम समय में बेहतरीन तथ्य श्रोताओं तक पहुंचाए जाते हैं। जब तक आपको समय सीमा ही नहीं मालूम होगी, आप भाषण की सीमाएं नहीं बांध पाएंगे। हो सकता है आपको समय कम मिला हो और आपने तैयारी बहुत ज्यादा कर ली, और वहां भूमिका बांधने में सारा समय निकल गया और मूल बात आप कह ही नहीं पाए। एक प्रैक्टिकल बात अपने अनुभव से और कहना चाहूंगा। क्या आपके अलावा उस विषय पर वहां और भी वक्ता है? अक्सर यह होता है कि लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन उनकी बारी आने के पहले कोई दूसरा वक्ता उनकी तैयारी में से कुछ बातें बोल जाता है, और अचानक ही वो वहां पर घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अरे मेरे सारे पॉइंट्स तो इन्होंने बोल दिए। इसलिए जब भी दूसरे वक्ता हो तो अतिरिक्त सामग्री तैयार रखें, यह आपके आपातकालीन उपयोग में सहायक होंगी। क्या वह भाषण को प्रभावी बनाने के लिए कॉलर माइक, प्रोजेक्टर, एलसीडी स्क्रीन जैसी तकनीकें उपलब्ध होंगी? आप ये सारी जानकारियां आयोजकों से सिर्फ 5 मिनट के भीतर ले सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पहले से मिल गया और आपको सिर्फ आंसर याद करने। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 80% केसेस में मैं देखता हूं कि स्पीकर्स ऑर्गेनाइजर्स से पूरी जानकारी नहीं लेते। स्पीकर ऑर्गेनाइजर्स से इतनी सवाल पूछने की जहमत ही नहीं उठाते। वो अपने एंड पर पूरी तैयारी करके चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि स्थिति कुछ और ही है। तो या तो श्रोता उनको हूट कर देते हैं, और या फिर वो क्या बोलते हैं सब कुछ श्रोताओं के सिर के ऊपर से निकल जाता है। डॉक्टर पाटनी, किसी भी प्रेजेंटेशन की तैयारी के कितने हिस्से होते हैं, या वक्ता अपनी सरलता हेतु स्पीच को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? प्रेजेंटेशन के आमतौर पर 3 हिस्से होते हैं: तथ्य जुटाना, डाटा कलेक्शन, तथ्य चुनना, डाटा सिलेक्शन, और तथ्यों को अरेंज करना, तथ्यों को भाषण के रूप में सेट करना, जिसे हम कहते हैं डाटा अरेंजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं डाटा कलेक्शन की। कुछ साल पहले तक यदि किसी व्यक्ति को अचानक किसी विषय पर बोलने के लिए कह दिया जाए तो वह घबरा जाता था कि इस विषय से जुड़ी सामग्री आखिर में लाऊंगा कहां से। लेकिन अब यह बहुत सरल हो गया है। पहले या तो पुराने अखबारों को तलाश करना पड़ता था या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब आप इंटरनेट से, संबंधित पुस्तकों से, संबंधित विषय के विशेषज्ञों से, समाचार पत्रों से, कहीं से भी आप यह जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन कौन सी जानकारी इकट्ठी करेंगे आप? सटीक तथ्य, आंकड़े, उस विषय का भूत, भविष्य और वर्तमान, उससे जुड़े शंका और उनके समाधान, और कुछ रोचक सामग्री जिससे आप श्रोताओं को बांध सकें। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रेजेंटेशन का डाटा सिलेक्शन। जानकारी और आंकड़े जमा करना बहुत सरल है, लेकिन कठिन है उसमें से छांटना क्या बोले और क्या ना बोले।
इसलिए श्रोताओं की आयु, शिक्षा और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुने। नवीनतम और प्रमाणित जानकारी चुने, क्योंकि कभी कभी विवाद उठने पर आपको जानकारी देनी पड़ सकती है कि वह जानकारी आपने कहां से जुटाई। मीडिया का युग है, छोटी सी बात भी बतंगड़ बन जाती है। इसलिए आपको हर तथ्य, हर पॉइंट के सोर्स की जानकारी रखनी होगी। यदि आप पुरानी पुस्तकों से कोई आंकड़ा ले रहे हैं तो उनको हमेशा जांच करके शामिल करें। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर कभी भी पेश न करें। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आघात करने वाली, दूसरों को चोट पहुंचाने वाली, उनके धर्म को आहत करने वाली बातें कभी भी शामिल मत कीजिए। शामिल तभी कीजिए जब आपको विवाद या चर्चा का विषय बनना हो। समय का विशेष ध्यान रखिए। ज्यादा लंबी सामग्री मत चुनिए। अश्लील या अभद्र सामग्री मत चुनिए। ऐसे चुटकुले शामिल मत कीजिए जो श्रोताओं के किसी वर्ग को आहत कर सकते। और बिल्कुल मेरी बात गांठ बांध लीजिए कि भाषण चाहे छोटे कार्यक्रम में देना हो या विशाल आयोजन में, अपनी तैयारियों में कभी कमी मत कीजिए। आपके तथ्य और भाषण में बोलने योग्य सामग्री जितनी अच्छी होगी, आपके श्रोता उतने ही प्रसन्न होंगे। पूरे मन से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए। यह सीडी इस वक्त जब आप सुन रहे हैं, आपको हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी सी बोझिलता लगे। आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, यहां पर थ्योरी बहुत आवश्यक। मैं आपको एक वक्ता बनाने के लिए, एक प्रेजेंटर बनाने के लिए, एक ओरेटर बनाने के लिए वो सारे सीरियस स्टफ देना चाहता हूं जो एक आम और एक विशिष्ट आदमी के बीच में फर्क पैदा करते हैं। इसलिए यदि आपको इस वक्त मेरी बातें बोझिल लग रही हो या इस सीडी के किसी भी हिस्से में बोझिल लगे, तो कुछ क्षणों का विश्राम ले लीजिए। सुनना रोक दीजिए। कुछ देर बाद फिर से शुरू कीजिए। यदि कोई ऐसा पॉइंट आपको लगे कि उस जगह पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो तुरंत किताब की मदद लीजिए। हम किताब में चैप्टर दर चैप्टर जा रहे हैं। विश्व इतिहास का एक अनूठा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, जहां पर एक किताब और एक सीडी साथ साथ रन कर रही है। जितना हिस्सा आपको समझ आए उतना हिस्सा सुनिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर से दूसरी बार सुनिए। किसी भी स्थिति में इस पूरी सीडी को कम से कम 3-4 बार सुने बिना और पूरी किताब को कम से कम 5-6 बार पढ़े बिना किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। जितनी भी बार आप इस सीडी को सुनेंगे और जितनी भी बार आप सफल वक्ता, सफल व्यक्ति को पढ़ेंगे, उतनी बार ही आपको कुछ ना कुछ नई बातें मिलेंगी। डॉक्टर पाटनी, आप यह बताइए, किसी भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं आपको एक विशिष्ट बात बताना चाहूंगा। भाषण की शुरुआत में मैं आपको थ्योरी बताने की जगह अलग अलग तरीकों से आप कैसे एक स्पीच को या प्रेजेंटेशन को शुरू कर सकते हैं, या सीधे सीधे एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। यह एग्जाम्पल्स वही हैं जो सफल वक्ता, सफल व्यक्ति में दिए गए। हर एग्जाम्पल को ध्यान से सुने और जब बाद में आप रिहर्सल करें तो किताब में से डाटा लें और बोलने की शैली इस सीडी में से चुनें। भाषण की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? वह तो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता जो भी कर रहे हो उनका ध्यान उस चीज से हटकर आपके ऊपर आ जाए। वह तो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो आपसे प्रभावित हो जाएं और आपकी पूरी आगे की बातें ध्यान से सुने। वह तो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पूरा हॉल शांत हो जाए और आपके लिए तालियां बजाने को बेताब हो। भाषण के प्रारंभिक हिस्से का प्रभावी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुरुआत की कुछ लाइनों से ही श्रोता आपको परखते हैं। यदि आपने धमाकेदार और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत कर ली तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली। आपको मंच पर पहुंचकर कोई ऐसी बात कहनी होगी जिससे श्रोता केंद्रित होकर आपकी अगली बात का इंतजार करें और उनका ध्यान आसपास होने वाली हलचल से हटकर आपके ऊपर आ जाए। शुरुआत भाषण के लगभग 10 से 20% हिस्से को कहा जाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए आप सनसनीखेज तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं, कविता या शायरी पढ़ सकते हैं, एक कहावत कह सकते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी या लघु कहानी सुना सकते हैं, कोई छंद या श्लोक
हिंदुस्तानी संस्कृति की आत्मा को आप परोस सकते हैं, कोई संस्मरण सुना सकते हैं। आइए इन सारे उदाहरणों को हम एक एक करके देखें, जिससे आपको यह भी समझ आए कि कभी बोलना हो तो कैसी शैली का उपयोग किया जाए। मैं आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में शुरुआत की कुछ विधियां बताना चाहूंगा। जब आप टेक्निकल प्रेजेंटेशंस करते हैं तो आपको चुननी होगी कि इनमें से किस शैली का आप उपयोग करें। जब आप सामाजिक, सांस्कृतिक या कोई साहित्यिक प्रस्तुति कर रहे हो तो आप शेर व शायरी, कविता या ऐसी अन्य चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको नॉर्मल स्वागत धन्यवाद शैली या फिर किसी सटीक तथ्य से शुरुआत करनी हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वागत धन्यवाद शैली की। यह एक औपचारिक शुरुआत है और इसमें आयोजकों का आभार, उपस्थित प्रमुख हस्तियों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए शुरुआत की जाती है। यदि आपके पास भाषण का समय एकदम कम हो तो स्वागत और धन्यवाद की लंबी लिस्ट को एकदम छोटी कर दीजिए। किसी प्रभावी कविता या छंद से शुरुआत। भारतीय परिवेश में यह पद्धति विशिष्ट स्थान रखती। पारिवारिक समारोह, सांस्कृतिक संध्या, धार्मिक कार्यक्रम, गणमान्य हस्तियों का परिचय जैसे कार्यक्रम हमारे यहां कविताओं और शायरी के बिना अधूरे माने जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं एक सांस्कृतिक संगीत संध्या की। उसमें एक वक्ता अपनी बात यूं शुरू करता है, सुर के सभी साधकों को मेरा नमन, और आज की सुरमई शाम में मैं आप सभी संगीत प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मां सरस्वती की वंदना करते हुए यह पंक्तियां मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा कि वह स्पर्श ही क्या जिन स्पर्शों में अपनों का आभास न हो, वह वादे क्या जिन वादों के निभने का विश्वास न हो, वे सुर ही क्या जिन्हें सुनकर फिर सुनने की प्यास न हो, और वे कंठ ही क्या जिन कंठों में मां सरस्वती का वास न हो। और मां सरस्वती की हम सब पर कृपा बनी रहे, इसी भावना के साथ मैं आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको देना चाहूं। यह एक सांस्कृतिक संगीत संध्या का उदाहरण था। इसी शायरी को बोलने के बहुत से और तरीके हो सकते हैं। आप अपने खुद के तरीके विकसित कर सकते हैं। अगली शैली लघु कहानी शैली। लघु और प्रेरणादायक कहानियां भाषण के किसी भी हिस्से में उपयोग की जा सकती। कहानी भाषण के विषय से जुड़ी होनी चाहिए। कहानी का कोई अर्थ होना चाहिए जिसे श्रोता ग्रहण कर सके, और कहानी सुनने में बड़ा आनंद आता है। और बचपन से ही हमें कहानियां सुनने की लत होती है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत सारी कहानियां सुनाया करते हैं। लेकिन कहानी छोटी और सहज होनी चाहिए, क्योंकि जटिल और लंबे प्रसंगों से सुनने वाले ऊब जाते हैं। ध्यान बढ़ जाए तो उस कहानी से कट जाते हैं। यदि आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यदि श्रोता अत्यधिक शिक्षित और मैच्योर हो, तो आप किसी एक सटीक तथ्य से शुरुआत कर सकते हैं। तकनीकी सेमिनार, कंपनी की मीटिंग, उत्पाद के सेल्स और प्रचार प्रसार में आदि में इनका वृहद उपयोग होता है। यह उदाहरण मेरे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का है, जहां मुझे कंपनी में देर से आने वाले कर्मियों को समय का पालन करने हेतु प्रेरणा देनी थी। वहां लगभग सभी कर्मचारी आधा घंटे देर से कार्य शुरू करते थे। उस भाषण के शुरुआत का हिस्सा। प्रिय मित्रों, मैं आप सबको सर्वप्रथम जबरदस्त बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे कर्मी और ऐसे कंपनी दोनों ही संसार में विरले हैं। आप लोग बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि आपकी कंपनी गत 8 वर्षों से हर वर्ष आप 1000 कर्मचारियों को 2,43,333 घंटों की तनख्वाह मुफ्त बांटती। कितने घंटे? 2,43,333 घंटे। और हैरानी की बात है कि आप सभी कर्मचारी हर माह इस मुफ्त तनख्वाह को सौगात के रूप में प्राप्त करते हैं। मैं जानता हूं यह आंकड़ा आपको अविश्वसनीय लग रहा हो। मैं जानता हूं आपका इस वक्त मुझ पर विश्वास नहीं करने का दिल कर रहा होगा, लेकिन मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। यहां का हर कर्मचारी लगभग आधा घंटे देर से आता है और लगभग 10 मिनट पहले चला जाता है। यानी हर व्यक्ति लगभग 40 मिनट कम काम करता है
और 1000 कर्मचारियों के प्रतिदिन के 40 मिनट कंपनी के 2,43,333 घंटे होते हैं। आप सब बिना किसी ग्लानि के इसे घर ले जाते हैं और फिर सुविधा और वेतन को लेकर हड़ताल भी करते हैं। आपको सोचना होगा। यह एक सटीक तथ्य से शुरुआत थी और यह तथ्य सामने आते ही सभी कर्मी बुरी तरीके से चौंक गए। भाषण के अंत में हमने उन्हें प्रेरणा दी और अगले कुछ ही दिनों में फॉलो अप करने पर आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लेकिन सटीक तथ्य शैली का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। तथ्य एकदम सटीक और सच्चे होने चाहिए और तथ्यों में ज्यादा उलझाव नहीं होने चाहिए। संस्मरण शैली भाषण में बड़ी बड़ी लच्छेदार बातों से ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे अपने जीवन से जुड़ी कोई सच्ची घटना। आज भी बुजुर्ग जब हमें अपने संस्मरण सुनाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। आप अपने साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ या किसी और काल्पनिक घटना का भी वर्णन कर सकते हैं। संस्मरण शैली का एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। यह कॉलेज में पुराने छात्रों और शिक्षकों का मिलन समारोह था और इसकी क्लोजिंग स्पीच थी जो संस्मरण शैली का इस्तेमाल करते हुए दी गई थी। उस वक्ता ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा अपने स्कूली जीवन से जुड़ा उदाहरण अपने भाषण में पेश कर दिया। सभी गुरुजनों को मेरा हृदय से प्रणाम और दोस्तों का स्वागत। आज हम सबको एक दूसरे से मिलकर जो खुशी हो रही है उसे बयान करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। हमारे निर्माता, हमारे प्रिय गुरुजन यहां मौजूद हैं। हमारी तमाम शैतानियों और नादानियों को माफ करते हुए आपने हमें विद्या का आशीर्वाद प्रदान किया। हम हमेशा आपके ऋणी। सन 1987 की बात है, मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही थी और आज भी मुझे वह दिन याद है। उस दिन मैं स्कूल पहुंचने की जल्दबाजी में प्रवेश पत्र घर पर ही भूल आया था। स्कूल में उन दिनों नया प्रवेश पत्र तुरंत बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परीक्षा कक्ष के अंदर मुझे याद आया और मैं मन ही मन कांप गया और इतने में उड़न दस्ते वालों का छापा पड़ गया और मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि यदि मैं प्रवेश पत्र लाने घर जाता तो कम से कम 1 घंटा लगता और मैं फेल हो जाता। इतने में वहां से वर्मा सर निकले। उनकी दयावान नजर मुझ पर पड़ी। सारी बात समझने के बाद उन्होंने तुरंत प्रबंधन से बात की। काफी बहस के बाद, बहुत बहस के बाद प्राचार्य महोदय ने वर्मा सर से कहा कि आप लिखित गारंटी दीजिए और अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए उन्होंने लिखित गारंटी भी दे दी। मुझे परीक्षा देने की अनुमति मिल गई। वो देवदूत है मेरे लिए। मेरे भविष्य की रक्षा की उन्होंने। यदि उस वर्ष मैं फेल हो जाता तो शायद आज यहां चिकित्सक के रूप में ना होता। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ऐसे शिक्षक ईश्वर के रूप होते हैं, क्योंकि इस घटना ने, इस दिन ने जीवन के प्रति मेरी सोच ही बदल दी। मैं सभी शिक्षकों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। यह संस्मरण शैली, ऐसे स्मरण जाकर दिल की गहराई को छूते हैं और आपको अपने साथ घटी घटनाएं याद आने लगती है। संस्मरण किसी भी प्रेजेंटेशन के, किसी भी भाषण के सबसे कारगर हथियारों में से एक है। लेकिन जब भी आप कोई स्पीच या प्रेजेंटेशन शुरू करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। शुरुआत में आदरणीय और सम्माननीय कहते हुए लंबी लिस्ट न बनाएं। शुरुआत संक्षिप्त और प्रभावी रखें। इतनी लंबी ना हो कि असली तथ्यों के लिए आपके पास वक्त ही ना रहे। माफी मांगने या दीनता से शुरुआत ना करें। वहां पहुंचते ही अपनी व्यस्तता के बारे में या अपने बड़प्पन के बारे में ना बताएं। और यदि आपको कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था नजर भी आ रही हो तो उन अव्यवस्थाओं के बारे में शुरुआत में बात ना करें। कार्यक्रम की शुरुआत पूरे स्पीच का, पूरे प्रेजेंटेशन का केवल 10 से 20% होना चाहिए। डॉक्टर पाटनी, भाषण के मध्य के बारे में आपने कहा था कि चूंकि मध्य या बॉडी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अतः सबसे ज्यादा लंबा वही होता है। आखिर मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
आप ठीक कह रहे हैं, मध्य सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भाषण की शुरुआत के बाद के हिस्से को मध्य कहते हैं। इसे हम तथ्य केंद्र या डाटा सेंटर भी कह सकते हैं। यह भाषण के ग्लैमर से हटकर उसकी मूल आत्मा होती है। इसे हम भाषण की बॉडी भी कहते हैं। इसकी बॉडी में सब्जेक्ट से जुड़े तथ्य, उस सब्जेक्ट का पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडीज, रिसर्च, आंकड़े, विश्लेषण, निदान आदि को रखा जाता है। और अधिकांशतः दोस्तों इसी हिस्से में ऑडियो विजुअल तकनीकें भी यूज की जाती है। मध्य भाषण का 50 से 70% हिस्सा होता है। यूं तो मध्य बहुत लंबा और बोझिल हिस्सा माना जाता है, लेकिन असली वक्ताओं की परीक्षा यहीं पर होती है। चतुर वक्ता इस हिस्से को रोचक बना लेते हैं, इसे एक आकर्षक स्वरूप प्रदान करें, अपनी आवाज में उतार चढ़ाव बनाकर रखें, चुटीले अंदाज में अपनी बात कहें, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सरल और आकर्षक रखें। मध्य की रचना करते हुए कुछ बातों को ध्यान में रखें। बहुत ज्यादा डाटा मत डालिए। ज्यादा से ज्यादा 2-3 मेन पॉइंट्स के आसपास पूरे भाषण की रचना कीजिए। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, एक तथ्य से दूसरा तथ्य जुड़ा होना चाहिए, ताकि श्रोताओं के दिमाग को ग्रहण करने की प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। यदि आप कोई विवादास्पद तथ्य पेश करना जा रहे हैं तो अपनी भूमिका को न्यूट्रल रखिए, उसमें कभी भी एक पार्टी मत बनिए और श्रोताओं के हित की बात कीजिए, अपने हित की नहीं। लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में वही वक्ता सफल होता है जो सुनने वालों के हित का ध्यान रखता है, अपने हित का नहीं। ज्यादातर तथ्य और ज्ञान बॉडी में, मध्य में होता है। जितनी क्रेडिबिलिटी आपके मध्य की होगी, जितनी विश्वसनीयता आपके मध्य की होगी, उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली, उतनी ही ज्यादा विश्वसनीय आपकी पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत छवि होगी। डॉक्टर पाटनी, आप कहते हैं कि अंतिम प्रभाव अमिट प्रभाव होता है। हम अपने स्पीच के अंतिम हिस्से को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी तक हम बात कर चुके हैं कि आखिर व्यक्ति मंच, माइक से डरता क्यों है। आखिर व्यक्ति को मंच पर जाकर भूल जाने का भय क्यों होता है, जबकि सिर्फ वही जानता है कि उसने तैयारी कितनी की। हमने भाषण की शुरुआत के बारे में बात की, भाषण के मध्य के बारे में बात की, हमने उन तैयारियों के बारे में बात की जो हमें भाषण देने के पूर्व करनी चाहिए, जो हमें आयोजकों से प्राप्त करनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे भाषण के अंत की। कैसे किसी भाषण का अंत करें जिससे श्रोता आपको लंबे समय तक याद रख सके, जिससे कि आप उनके हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ सकें। आप अपने ऑफिस में कोई मीटिंग ले रहे हैं, आप कोई सेमिनार ले रहे हैं, आप अपने अधीनस्थों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप नए व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप समाज में कोई नई भूमिका का निर्वहन करने जा रहे हैं, आपको आपकी बातों का स्टार्ट, मिड और एंड तीनों प्रभावशाली बनाना होगा। और एंड तो इसलिए भी क्योंकि अंतिम प्रभाव अमिट प्रभाव होता है। यदि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की और उसके बाद भाषण पर से कंट्रोल छूट गया, उसके बाद आपकी प्रस्तुति आपके काबू में नहीं रही, उसके बाद श्रोता आपके ऊपर हावी हो गए, तो आपका अंत खराब हो जाएगा। और यदि आपका अंत खराब हो गया तो श्रोता यह भूल जाएंगे कि आपकी शुरुआत कितनी अच्छी थी और वो आपकी एंडिंग को ही याद रखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अंतिम प्रभाव अमिट प्रभाव होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अंत को प्रभावशाली बनाने के लिए, इस अंत को इंप्रेसिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी भाषण का अंत सफलता की कहानी को निश्चित करता है। अंत आपके पूरे भाषण के लक्ष्य को स्पष्ट करता है। अंत श्रोताओं को यह बताता है उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। अंत भाषण का वह हिस्सा होता है जिसे श्रोता अपने साथ अपने घर लेके जाते हैं। अंत करने के बहुत सारे स्थापित तरीके हैं। आप एक अपील के माध्यम से अंत कर सकते हैं। प्रोफेशनल मीटिंग्स में आप एक समाधान के माध्यम से अंत कर सकते हैं। सामाजिक मीटिंग्स में आप एक भावपूर्ण मार्मिक अंत कर सकते हैं। आप एक वादा या वचन वाला अंत कर सकते हैं। साहित्यिक समारोह में आप किसी छंद या कविता से अंत कर सकते हैं। और एक हल्के फुल्के कार्यक्रम में आप कॉमेडी से अंत कर सकते हैं। राजनीतिक मंच से
जन कल्याण के मुद्दों पर, अधीनस्थों की मीटिंग आदि में किसी एक बात की अपील करते हुए अंत किया जाता है। जब भी हमें किसी एक विषय पर परिणाम चाहिए होते हैं, लोगों को उद्वेलित करना चाहते हैं हम, उनको झंझोड़ना चाहते हैं हम, तो एक अपील का सहारा लेना पड़ता है। इसके अच्छे परिणाम आते हैं और सुनने वाले अक्सर उस कार्य को करने हेतु प्रेरित हो जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजनेताओं की अपील खून से सड़कें लाल कर देती। हिटलर अपने भाषणों का रात रात भर अभ्यास करता था और अपने सैनिकों के बीच जाकर ऐसी तेज धार वाली अपील करता था कि सैनिक एक इशारे पर हजारों की हत्या करने को तैयार हो जाते थे और वे ये नहीं सोचते थे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। महात्मा गांधी जब अपनी आम सभाओं में अपील करते थे कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दो, देखते ही देखते औरतों की कलाइयां गले खाली हो जाती थी। पुरुषों के पास जो कुछ भी होता था वह सब कुछ अर्पण हो जाता था। अपील में असीमित ताकत होती है और अपील यदि सकारात्मक हो और दिल से की जाए तो शानदार परिणाम मिलते हैं। और अपील नकारात्मक हो और वक्ता प्रभावशाली हो तो वह कहर भी ढा सकता है। इसलिए अपील का हमेशा अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। समस्याओं पर विस्तार करने के लिए जब हम विषय विशेषज्ञ को बुलाते हैं तो अक्सर समाधान अंत का उपयोग किया जाता है। इसमें पॉइंट वाइज सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, बिंदुवार समाधान दिए जाते हैं और उनके माध्यम से भाषण खत्म होता है, जिससे ऑडियंस के दिमाग में समस्याओं को हल करने का तरीका आ जाता है। हम जब नेटवर्क कंपनीज की मीटिंग्स में जाते हैं, हम जब सेल्समैनशिप की मीटिंग्स में जाते हैं, मार्केटिंग की मीटिंग्स में जाते हैं, तो अक्सर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ढेर सारी समस्याएं उठाते हैं। यह समस्या आ रही है, इस कारण प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, लोग हमें इस कारण रिजेक्ट कर रहे हैं, यह दिक्कत आ रही है। हम एक एक करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जब अंत में क्लोजिंग स्पीच होता है तो उस स्पीच में उन समस्याओं के समाधान देते हैं और यह समाधान उनके जीवन की दिशा पलटने की क्षमता रखते हैं। अक्सर प्रोफेशनल मीटिंग्स में सॉल्यूशन एंड का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। भाव अंत, मार्मिक अंत, इमोशनल अंत। भारत एक भावना प्रधान देश है और हमारे लिए रिश्तों का, परिवार का, मित्रों का, भावनाओं का बहुत महत्व है और शायद यही हमारी ताकत भी। यकीन मानिए, भारत की ताकत हमारी भावनाएं, हमारी संस्कृति और भावनाओं से भरा अंत श्रोताओं की आंखें गीली कर देता है, स्तब्ध कर देता है। वो इतने डूब जाते हैं कि कभी कभी ताली बजाने के लिए हाथ भी नहीं उठा पाते। उस वक्त यह मत समझ लेना कि उनको आपका भाषण पसंद नहीं आया, यह समझना कि वो डूब गए हैं आपके शब्दों में। मैं आपसे एक उदाहरण की चर्चा करता हूं जिसमें धीमे गाड़ी चलाने की सलाह दी गई। आइए सुने। मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। आपको पूरा हक है कि तेज गति से गाड़ी चलाएं। आपको पूरा हक है कि आप अपनी गाड़ी अधिकतम स्पीड तक ले जाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि घर पे पत्नी दरवाजे पर आपकी आहट का इंतजार कर रही है। एक बात हमेशा याद रखना कि बच्चे दिन भर के लड़ाई झगड़े के किस्से आपको सुनाने के लिए बेचैन है। एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी बूढ़ी मां अभी तक बैठी है कि आप घर पहुंचे तो आपसे चंद बातें करे और सोने चले जाए। क्या आप अपने बिना अपने परिवार की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, आपकी तेज गति और आपकी जरा सी असावधानी आपके चाहने वालों के जीवन में सदा के लिए अंधेरा ला सकती। क्या आप चाहते हैं कि उन सब का इंतजार इतना लंबा हो जाए कि वो इंतजार कभी खत्म ही ना हो? निर्णय आपके हाथ में। धन्यवाद। ऐसे अंत श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे अंतों में कभी कभी नाटकीयता भी डालनी पड़ती। सबकी आंखें नम हो जाती और कई श्रोता तो जोर से रो पड़ते हैं। ऐसे अंतों का यदि हम सही बातों के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी सच्चाई हमारी आवाज का जादू बनकर सीधे श्रोताओं के दिल पर असर करेगी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ अंत। सामान्य महफिलों में आयोजकों और श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए अंत किया जा सकता है। यह हमारे विनम्र होने का प्रमाण होती है और साथ ही साथ कार्यक्रम को औपचारिक रूप से अंत करने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रखिए कि ज्यादा भारी और झूठे धन्यवाद मत दीजिए।
आपके धन्यवाद अंत में अनावश्यक बहुत सारी लाइनें नहीं होनी चाहिए। एकदम सहज सरल अंत कीजिए और विनम्रता से अपना स्थान ले लीजिए और बार बार अंत मत कीजिए। बहुत सारे लोग हर थोड़ी देर बाद यह कहते हैं, मैं बस इतना कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। वो हमेशा कहते हैं, मेरी अंतिम चंद लाइनें सुनिए, फिर कुछ क्षणों बाद कहते हैं, और इन अंतिम पंक्तियों के साथ मैं स्थान लेता हूं, और फिर वो कहते हैं, मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और पब्लिक सोचती है, ये कब से कह रहे हैं इतना, बस इतना, सिर्फ इतना, और ये कहते ही चले जा रहे हैं। बार बार अंत मत कीजिए। वादा वचन अंत। इस अंत में आप श्रोताओं से कोई वादा करने को कहते हैं या उन्हें आप किसी वचन में बांधते हैं। मैं आपको तंबाकू बीड़ी के खिलाफ एक मुहिम में एक भाषण के अंत का हिस्सा बताता हूं, जिसमें श्रोताओं से एक वादा लिया गया। बच्चा अपने माता पिता को आदर्श मानता है। वह सोचता है जो भी माता पिता कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जाने अनजाने वह भी इन आदतों को अपनाता है। हम घर में तंबाकू का सेवन करते हैं, हम सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते हैं। जाने अनजाने हम नन्हे मुन्नों के नाजुक मस्तिष्कों में जहर भर रहे हैं। हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वे भी ऐसा करें। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, हमें संभलना होगा। सोचिए, यदि हमारे बच्चे हमारा अनुसरण करने लगे तो, यदि वो भी इन आदतों के शिकार बन गए तो, कल यदि हमारे बच्चे हमारे सामने धूम्रपान करने लगे तो, आइए अपने बच्चों को एक स्वस्थ भविष्य देने के लिए हम सब संकल्प लें कि हम तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करेंगे। जहां जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, जो जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। यह हमारे भविष्य की लड़ाई है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, यह हमारे बच्चों को बचाने की लड़ाई है। संकल्प लीजिए, आज से हम तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसे खतरनाक जहर से दूर रहेंगे, ताकि कल हमारे बच्चे गर्व से कह सकें कि हमारे पिता हमारे आदर्श हैं। कविता या शायरी से अंत। यदि आपकी शैली अच्छी है तो कहीं भी कभी भी आप अपने वक्तव्य से उसके लक्ष्य से जुड़ी कविता या शायरी के साथ अंत कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कविता पाठ स्पष्ट ठहराव के साथ और पूर्ण अभ्यास के साथ करें। एक खराब कविता से खराब चीज दुनिया में कोई और नहीं होती। हास्यपूर्ण अंत। बोझिल भाषणों को, तकनीकी भाषणों को और दूसरे प्रेजेंटेशंस को हम लोग कॉमेडी के साथ खत्म करते हैं। कभी कभी टेक्निकल प्रेजेंटेशंस में भी हम लोगों को लास्ट में थोड़ा मूड लाइट करना पड़ता है। यदि हम श्रोताओं को 4-6 घंटे लगातार कोई साइंटिफिक सेशन ले रहे हैं, कोई तकनीकी बात चल रही है, बहुत बोझिलता छा चुकी है, सबके ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, तो उस वक्त श्रोताओं को थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है, उनको वापस से जगाना पड़ता है, जिससे कि वो आपकी बात सुने। अंत में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखें। अपनी बातों का सारांश कहें। अंत में वो कहें जो संदेश आप श्रोता को घर ले जाने के लिए देना चाहते हैं। याद रखिए, 60 मिनट के भाषण में रिसर्च कहती है कि शायद सिर्फ 2 या 3 मिनट का भाषण ही श्रोता याद रख पाते हैं। और यदि वो 2 या 3 मिनट उन्होंने बिना काम के याद रख लिए तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो आप अंतिम 2 या 3 मिनटों में, सारांश में, आप उन बातों को दोहराइए, उन संदेशों को दोहराइए, उन समाधानों को दोहराइए जो आप उन्हें घर ले जाने के लिए देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो अपने जीवन में लाएं, उन पर अमल करें और अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाएं। महत्वपूर्ण तथ्यों के दोहराव के बाद ऊपर दी गई किसी भी शैली से आप अंत कीजिए। आपको खुद चुनना होगा किस तरह का प्रेजेंटेशन है, किस तरह का कार्यक्रम है और कौन सी शैली का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर से कहता हूं,
कभी भी ये बार बार मत कहिए कि मैं बस इतना कहूंगा, या मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, या मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। अंत सिर्फ एक बार कहें और एक बार करें, ताकि श्रोताओं को कम से कम यह तो पता चले कि उनको तालियां कहां बजाना है। कभी कभी आप इतनी बार अंत कर देते हैं कि जब आप वास्तविकता में अपना स्पीच या प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं, तब श्रोता को यह मालूम ही नहीं पड़ता कि उसे ताली कहां बजाना है। आपकी वास्तविक एंडिंग वो मिस कर जाता है। इसलिए अंत हमेशा एक बार कीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से कीजिए, जिससे सुनने वालों को समझ आ जाए कि अब आपका भाषण खत्म होने जा रहा है। समय का विशेष ध्यान रखिए। आपको जितना समय आवंटित किया गया है उतने ही समय का इस्तेमाल कीजिए, उतने ही समय का उपयोग कीजिए। ज्यादा लंबा भाषण श्रेष्ठ भाषण होता है, ज्यादा लंबा प्रेजेंटेशन अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, यह कहीं कभी किसी ने नहीं कहा। जितना कम बोलेंगे और उतने कम शब्दों में जितनी ज्यादा बात आप कहेंगे, उतने ही ज्यादा आप प्रभावी कहलाएंगे। इसी के साथ हम लोग स्पीच या प्रेजेंटेशन की शुरुआत, उसका मध्य और उसके अंत, इन तीनों महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा कर चुके हैं। हमने यह भी चर्चा कर ली कि जानकारी कहां से जुटानी चाहिए। अब आप यह जान चुके हैं कि एक स्पीच या प्रेजेंटेशन की तैयारी किस तरह से की जाती है, कैसे आप डाटा कलेक्शन करें, कैसे आप डाटा सिलेक्शन करें, और किस तरह से आप शुरुआत, मध्य और अंत के रूप में डाटा का अरेंजमेंट करें। स्पीच के बैकग्राउंड में, फ्लैशबैक में, उसके पृष्ठभूमि में जितनी भी तैयारियां होती है, उन सारी तैयारियों से मैं आपको अवगत करा चुका हूं। अगले सीडी में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आप दूसरों से अलग नजर आएंगे। कहां विराम लें, कहां विराम न लें, किन शब्दों पर दबाव दें, कैसे दें जिससे हम श्रोताओं का ध्यान खींच सकें, शब्दों का ज्ञान और शब्दों का भंडार कैसे बढ़ाएं, माइक का उपयोग कैसे करें, श्रोताओं से, दर्शकों से नेत्र संपर्क कैसे बनाएं, भाषण की रिहर्सल कैसे करें, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि भाषण के अंतिम दिन, उस फाइनल डे पर किस तरीके से आप अपनी प्रस्तुति दें, जिससे कि सुनने वाले आपसे प्रभावित हो जाएं, आप उनका दिल जीत सकें और वो आपको लंबे समय तक याद रखें। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम हमारे अगले सीडी में।